फाल्गुनी नदी के किनारे मथुरापुर गांव। ये गांव बहुत दूरस्थ था। गांव के पुरुषों और महिलाएं मिलकर एक साथ जमीन में काम किया करते और यहाँ धान की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। धान की खेती में बहुत पानी चाहिए होती है, इसलिए बारिश के पानी के अलावा फाल्गुनी नदी के पानी से सिंचाई करके खेती की जाती है। फिर सही समय पर वे लोग सभी फसलों को जमीन से काटकर बैलगाड़ी में लादकर समूहों में बेचने के लिए रवाना हो जाते। मथुरापुर से दूर गुरुग्राम में अन्नपूर्णा राइस मिल थी। सभी को वहां जाकर धान बेचना पड़ता। साल में 2 बार धान बेचकर जो पैसे मिलते, उसी से उन्हें साल भर का खर्च चलाना पड़ता था, जो कि बहुत कम था। इसलिए गांव के अधिकांश लोग बहुत गरीब थे। बस किसी तरह से 2 वक्त के खाना जुटा पाते, उसके अलावा और कुछ नसीब नहीं होता। गांव के एक छोर पर एक स्कूल था, जो लगभग परित्यक्त होकर पड़ा था। गांव के लोगों में ना तो पढ़ाई कराने की क्षमता थी और ना ही पढ़ाई करने की इच्छा। इसलिए गांव के ज्यादातर बच्चे अपने घर की गायों, बकरियों, भेड़ों आदि को खेत में चराने के लिए ले जाते थे। उससे परिवार को 2-4 पैसे की कमाई होती। इसलिए इन सब चीजों में उनका उत्साह पढ़ाई से ज्यादा था। अशिक्षा के अंधेरे में डूबे हुए गांव वाले विज्ञान के ऊपर नहीं, बल्कि जलपरा, मंत्र तंत्र, वशीकरण, ताबीज आदि कुसंस्कार में अंधविश्वासी थे। वित्तीय अभाव, बीमारी या कोई भी समस्या हो तो उसके समाधान के लिए गांव के एक जोगी बाबा के पास जाया करते थे। तेरे घर में एक अशुभ शक्ति है, जिसके कारण तेरे घर में हमेशा बीमारी और अभाव रहता है। मैं मंत्र पढ़ के एक ताबीज दे रहा हूँ। कल सुबह खाली पेट इसे धारण करना, सभी बुरी शक्तियाँ चली जाएगी। गांव के एक किसान बलराम की पत्नी को पिछले महीने एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। तब बलराम उस बाबा के पास जाकर एक ताबीज और जलपरा लिया था। फिर जो होना था वही हुआ। बलराम की पत्नी का बिना किसी इलाज के निधन हो गया। बेटे दिनेश और पति बलराम शोक में जैसे पत्थर बन गए। मनुष्य के जन्म और मृत्यु में हमारा कुछ हाथ नहीं रहता। सब कुछ तो ऊपर वाले की इच्छा से होता है। जब वो सोचते हैं तब किसी को उसके पास बुला लेते हैं। मंत्र तंत्र और अवैज्ञानिक कार्यों में अंधविश्वासी लोग अपनी गलतियों को इस तरह से भगवान की इच्छा बोलकर अपने दोषों को ढक देते हैं। कुछ दिनों के बाद भी दिनेश अपनी माँ को खोने के गम को भुला नहीं पा रहा था। इस स्थिति में बलराम को क्या करना चाहिए, यही वो सोच नहीं पा रहा था। फिर अगले दिन सुबह बलराम अपने बचपन के दोस्त सतीश से मिला। कुछ हुआ है बलराम? आज तुम्हें बहुत विचलित लग रहा है। सब ठीक है ना? मैं अपनी पत्नी को खोने के बाद जितना दुखी हूँ, उससे ज्यादा दुख मुझे दिनेश को देखकर हो रहा है भाई। वो मानसिक रूप से एकदम छूट चुका है। वो कुछ भी नहीं कहता, पर मैं समझता हूँ वो बहुत कष्ट में है। उसका मायूस चेहरा मैं और नहीं देख पा रहा हूँ भाई। मैं एक शिक्षित सुंदर महिला को जानता हूँ जो इस स्थिति में एकदम उपयुक्त होंगे। सिर्फ एक बात, वो विधवा है। अगर तुम्हें एक विधवा से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आगे बात कर सकता हूँ। वो पड़ोसी गांव हरिपुर में रहती। विधवा तो क्या हुआ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस दिनेश के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। कुछ दिनों के भीतर गांव के पास एक मंदिर में बलराम के साथ हरिपुर गांव के विधवा औरत ममता की शादी हो गई। यह खबर जंगल में आग की तरह फैलने लगी। और गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खाने पीने के अलावा और कोई काम नहीं रहता, इसलिए वे लोग इस काम में अग्रणी भूमिका निभाई। और ऐसे लोगों के खबर फैलाने की क्षमता तो जाने माने मीडिया को भी पीछे छोड़ देते हैं। अब कांता बूढ़ी सावित्री के घर आई शादी की खबर देने के लिए। पता नहीं मुझे इस जीवन में और कितना कुछ देखना होगा। बलराम ने कहां से एक विधवा से शादी करके घर ले आया है। तुम्हें खबर मिली क्या? हाँ, क्या बोल रही है आप? छी 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 छी, शादी और वो भी एक विधवा से? ये तो अधर्म है दीदी, अधर्म। ओ चाचा कैसे हो? और चाचा कैसे होगा? क्या तुमने सुना है कि बलराम ने एक विधवा से शादी किया है? क्या बोल रहे हो? ये बात है?
आज ही सुनते हो, जानते हो क्या हुआ है? धीरे धीरे यह घटना मथुरापुर गांव में एक चर्चे की विषय बन गई। विभिन्न स्थानों पर लोग समूह में आलोचना करने लगे। अंत में गांव के कुछ लोग मिलकर मुखिया के पास जाकर बलराम के बारे में सब कुछ बताया। तब मुखिया जी ने कहा, उन्हें कारी से कारी साजा देकर आज रात के अंदर गांव से निकाल दो। बलराम, तुम सब जल्द से जल्द घर से भाग जाओ। लेकिन दिनेश इस घर को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ। हर पल वह सोचता है कि उसकी माँ अभी भी इस घर में है। उसके लिए इस घर को छोड़ने का मतलब माँ को छोड़ के जाना। बेटा, मैंने ये शादी सिर्फ तेरे परवरिश के लिए की थी, लेकिन आज तुझे छोड़कर हमें जाना होगा, ये कभी नहीं सोचा था। ठीक है बेटा, अगर तेरा मन नहीं चाहता है तो तू यहाँ रह जा। उम्मीद करता हूँ कि गांव के लोग तुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। घर में मौजूद दाल चावल से कुछ दिनों तक तेरा चल जाएगा, और रात के अंधेरे में मैं कभी कभी आऊँगा। अब से तुझे सावधान रहना होगा। फिर रात के अंधेरे में बलराम अपनी पत्नी के साथ एक अनजान राह की ओर निकल पड़े। थोड़ी रात होने पर कुछ लोग बलराम के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सभी के हाथ में छड़ी थी। फिर सब लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन लोगों के घर तक पहुंचने से पहले घर का दरवाजा धीरे धीरे खोलने लगा और दिनेश तुरंत वहां से भाग गया। फिर वे लोग दिनेश को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। दिनेश खुद को बचाने के लिए बहुत तेजी से भागने लगा और वे लोग उसके पीछे। दिनेश बहुत अच्छे से समझ गया था कि अगर वे लोग एक बार उसे पकड़ लेगा तो फिर नहीं छोड़ेगा। हो सकता है उसे जान से मार दे। इसलिए वो आगे पीछे बिना कुछ देखे भागते भागते सामने एक खाई से नीचे झाड़ियों में गिर गया और वे लोग उस चट्टान के ऊपर आके रुक गए और झाड़ियों में देखने लगे, लेकिन दिनेश को ढूंढ नहीं पाए तो लौट गए। मथुरापुर गांव से दूर यही वो सुनसान जगह है जहां कल रात दिनेश गिर गया था। रात का अंधेरा बीत गया और धीरे धीरे एक नई सुबह आई। दिनेश यहाँ घास पर आके पड़ा है। वह सांस भी ले रहा है लेकिन बेहोश हो गया है। कल रात झाड़ियों के ऊपर गिरने के कारण वो बच गया था। फिर वहां से वो लुढ़काते हुए यहाँ एक पेड़ के नीचे आकर रुका है। थोड़ी देर बाद दिनेश को होश आया, लेकिन आंखें खुलते ही कुछ देखकर वो आश्चर्य हो गया, क्योंकि आसमान में एक अजीब सी उड़न तस्त्री घूम रही थी। अज्ञात ग्रह से आई हुई वो अजीब उड़न तस्त्री आसमान में धीरे धीरे उड़ रही थी। फिर एक जगह पर आके रुक गई। दिनेश यह सब आश्चर्यचकित दृष्टि से देखने लगा। फिर वो उड़न तस्त्री धीरे धीरे नीचे आने लगी और यह देखकर दिनेश झट से वहां से उठ गया। वो उड़न तस्त्री नीचे आते समय जमीन से कुछ दूर आके फिर से रुक गई। तब उस उड़न तस्त्री के नीचे से दरवाजे खुल गए और अंदर से एक यंत्र नीचे आया और जमीन के पास आते ही उसके 3 पैर बाहर आ गए। इस यंत्र के अंदर एक अजीब से दिखने वाले प्राणी थे। वास्तव में यह एक एलियन है जो एक विभिन्न ग्रह से आया है। अब इस यंत्र का बड़ा कांच का दरवाजा खुल गया। फिर वो कुर्सी एक छोटी सी उड़न तस्त्री में बदल गई और फिर वो एलियन कुछ अजीब सा आवाज करने लगा। उड़न तस्त्री और एलियन जैसे अजीबोगरीब चीजों को देखकर दिनेश पहले से ही हैरान था। ऊपर से अब इतनी अजीब भाषा सुनने के बाद वो क्या जवाब देगा कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं तुम्हारे बातें समझ नहीं पा रहा हूँ।
तुम कौन हो? वह एलियन इतने समय से दिनेश की आवाज का इंतजार कर रहा था। अब वो दिनेश की भाषा को डिटेक्ट करते हुए कहा, हिंदी हिंदी। मैं 2 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह से आया हूँ पृथ्वी का गवेषणा करने के लिए। तुम इतना उदास क्यों हो? फिर दिनेश अपने दुर्दशा के बारे में सब कुछ उस एलियन को बताने लगा और वो एलियन दिनेश की सभी बातें को बहुत ध्यान से सुन रहा था। फिर सब कुछ सुनने के बाद उसने कहा, अजीब बात है, लोगों को मारने जाते हैं, दुश्मनी करते हैं, लोग एक दूसरे के विरोधी है। इससे तो लोगों को ही नुकसान होगा। इन सवालों का दिनेश के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। तुम छोटे बच्चे हो, किसी बुरे आदमी को रोकना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें एक पावर दे रहा हूँ जिससे तुम्हें बहुत सारी बुद्धि और शक्ति मिलेगी। हो सके तो तुम उन्हें सजा देना और कुछ अच्छा करके दिखाओ। यह कहकर एलियन ने दिनेश की ओर एक शक्तिशाली रोशनी भेजी और इस शक्तिशाली रोशनी दिनेश के शरीर में विलीन हो गया और उसे 100 गुना बुद्धिमान और शक्तिशाली बना दिया। मैं आप पृथ्वी पर रहूंगा और जरूरत पड़ने पर आ जाऊंगा। यह कहकर वो एलियन अपने यंत्र के अंदर चला गया, क्योंकि उसे कहीं और जाना है। पूरी दुनिया को घूम घूम के देखना है, उसे जानना है। दिनेश को शक्ति और बुद्धिमत्ता तो मिली, लेकिन क्या दिनेश वास्तव में अशिक्षित अंधविश्वासी लोगों को सही करके मथुरापुर के लोगों को आगे ले जा सकेगा या नहीं? यह जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखना होगा और उसके लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइए और अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।